नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। हम करते हैं हर खबर की तह तक जाकर पूरी तहकीकात और आप तक पहुंचाते हैं असल खबर। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी यह खबर है जो इन दिनों महाराष्ट्र से गुजर रही है। राहुल गांधी इस यात्रा की एक तस्वीर एक वीडियो में ट्रोल क्या हुआ, देखिए। मंच पर सावधान की मुद्रा में खड़े राहुल गांधी, तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वो राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे थे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। तभी राहुल पास में खड़े नेता से राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहते हैं और सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन तब गलती से नेपाल का राष्ट्रगान बजने लगता है। जिसे सुनते ही राहुल गांधी तुरंत इशारा कर नेताओं को उसे रोकने के लिए कहते हैं। इस वाकये के बाद राहुल गांधी एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। इस बीच महाराष्ट्र के एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर उसे कॉमेडी सर्कस बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा हो। इसके पहले भी राहुल गांधी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। वजह आपने देख ली इस रिपोर्ट में। देश के राष्ट्रगान के बजाय नेपाल का राष्ट्रगान बज गया। आखिर इस घटना को आप कैसे समझ सकते हैं, क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम आपको डिकोड करके बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का महत्वाकांक्षी पॉलिटिकल इवेंट है, सबसे बड़ा, ऐतिहासिक, कांग्रेस ही कहती। इस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। महीनों तक इस यात्रा की तैयारियां हुई हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को इसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने अचानक से राष्ट्रगान बजाने की बात या राष्ट्रगीत बजाने की बात कही। ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में सब कुछ पहले से तय होता है, बाकायदा इसकी प्लानिंग की जाती है, लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके बाद भी अगर देश के राष्ट्रगान की बजाय नेपाल का राष्ट्रगान बज जाए तो इसे गंभीर चूक, लापरवाही नहीं कहेंगे। इसी तरह यूपीए के शासनकाल में, थोड़ा पीछे आपको लिए चल रहे हैं, विदेश मंत्री M कृष्णा ने यूनाइटेड नेशंस में दूसरे देश के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ दिया था। तब भी बहुत ही किरकिरी हुई थी। बहरहाल बात भारत जोड़ो यात्रा की हो रही, जो कांग्रेस का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर कांग्रेस का और खुद राहुल गांधी का भविष्य टिका बताया जाता है। माना जा सकता है महाराष्ट्र में जिन लोगों पर यात्रा की जिम्मेदारी है, वो यात्रा की व्यवस्था को लेकर या तो संजीदा ही नहीं है या फिर किसी भी आदेश को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिम्मेदार लोग शायद ये बात समझ नहीं पाए कि एक छोटी सी चूक से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के लिए एक असहज क्वेश्चन मार्क बन गया है। यात्रा के जिम्मेदार लोगों को इवेंट मैनेजमेंट की बारीकियों को समझना होगा ताकि ऐसी चूक दोबारा ना हो पाए। अंतिम बात, ऐसा हो कैसे सकता है कि इतने बड़े ग्रेट पॉलिटिकल इवेंट में ऐसी भूल हो जाए? कहीं ये कोई सियासी साजिश तो नहीं है? ये भी जांचना हमको, आपको नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को, जिम्मेदारों को है। क्या भीतर से कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले रमन सिंह ने अब खुद को सीएम पद के फेस की सूची से अलग कर लिया है। रमन सिंह के बयान के बाद जाहिर तौर पर उन पर कांग्रेस ने सीधा और तेज कटाक्ष किया। देखें आप। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं है। तो सुना आपने, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। ये खुलासा खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ही किया है। दरअसल रमन सिंह से 2023 के चुनाव में सीएम फेस के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उनका ये जवाब आया। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम
मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। रमन सिंह के बयान पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले पुरंदेश्वरी हंटर लगाती थी, अब जोर का झटका लगा होगा, तभी रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं। तो यही बात तो पुरंदेश्वरी बोलती थी तो मानते नहीं थे, मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूँ बोलते थे। मतलब अब हंटर पहले पुरंदेश्वरी लगा दी थी, अभी और जोर का झटका लगा होगा तभी ये बयान दिए, इसके पहले कैसे बयान आ सकता है। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रहे, 15 साल तक फेस रहे, यहां सरकार चलाते रहे रमन सिंह ने खुद को सीएम पद की रेस से अलग कर लिया। क्या इस बात के मायने निकलते हैं, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि डॉक्टर रमन सिंह सीएम पद के चेहरे की लड़ाई से खुद को दूर रखना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि शायद रमन सिंह के लिहाज से पार्टी के भीतर का माहौल अनुकूल नहीं है। रमन सिंह को इस बात का आभास है या स्पष्ट निर्देश, शायद उन्हें अब मौका ना मिले, ये कई लोग गाहे बगाहे कहते रहे। यह भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व ने रमन सिंह को ऐसे संकेत दिए हैं जिसकी वजह से रमन सिंह अब खुद को रेस से बाहर बताने लगे हैं। कुल मिलाकर अब असली सवाल यह कि अगर रमन सिंह सीएम पद की रेस में अब नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में अगला चेहरा कौन होगा। मान लेते हैं कि मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही, लेकिन फिर भी बात आकर टिकती है बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा इस पर, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष उनके समान चेहरा कौन होगा जिसको आगे रख करके आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसका जवाब थोड़े वक्त बाद ही आपको मिल पाएगा। यह बात सही है कि पहले वो स्वयं अपने आप को सीएम के फेसेस में से एक छोटा चेहरा बताया करते थे और अब कह रहे हैं रेस में नहीं। मध्य प्रदेश में आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सियासी एंगल ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न उठाया है। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में बिटिया के साथ चाहे कोई हो, पंथ की मानने वाली हो, कोई धर्म के मानने वाला तेरी गड़बड़ की तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चलेंगे। शिवराज सिंह का यह बयान शायद कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में मुसलमान, सिख और ईसाइयों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही, जबकि हर बलात्कारी के घर बुलडोजर चलना चाहिए। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक कोई भी हो, भेदभाव पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से ये दावा है कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। सबका विश्वास जीतने के मंत्र में हर समुदाय के लोग, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को अगर नरक में जीवन डालने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कुल मिलाकर तय है कि 23 की पिच पर बीजेपी और कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बल्लेबाजी करने वाले हैं। चलिए, तो वैसे भी पहले भी बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है इस पर कई दफा बहस का मोर्चा खुलता रहा है, लेकिन बुलडोजर के ऊपर बवाल जो मचा हुआ है इसमें आखिर ठोस नीति क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इस पर विवाद क्यों होता है, इस बात को आज हम डिकोड करेंगे। कुख्यात अपराधियों के अवैध मकानों, दुकानों पर, संपत्तियों पर और खासतौर पर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का आगाज सबसे पहले यूपी में आपने देखा होगा। योगी आदित्यनाथ को लोग उनकी इसी नीति की वजह से बाबा बुलडोजर वाले तक कहने लगे। आज भी उनको इस नाम से पुकारा जाता है। बुलडोजर नीति लागू करने की सबसे बड़ी वजह थी पीड़ित लोगों को त्वरित न्याय मिलने का एहसास हो। यह बात स्टैब्लिश हो गई, सरकार कुछ कर रही है। अपराधियों को डर हो, पछतावा हो, दूसरे अपराधियों में कानून का खौफ कायम हो कि उनका परिवार सफर कर सकता है, परेशान हो सकता है। यही नीति मध्य प्रदेश में भी लागू की गई, लेकिन बुलडोजर नीति के खिलाफ विपक्ष उत्तर प्रदेश में सवाल उठाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ये सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष इसमें जाति, धर्म, मजहब की बात करके भेदभाव के आरोप लगाता है। यहां सवाल ही उठता है, अगर अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है? अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग तो आखिर विपक्ष भी करता है। हाँ, गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना से एक्शन नहीं होना चाहिए और सब पर एक जैसी कार्रवाई होना चाहिए, डंडा सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में तय कौन करेगा और उंगली उठाने के अलावा क्या ठोस आधार सामने रखे जाएंगे, ये भी एक बात है।
एक बड़ा विवाद, जो विवाद शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां होगा, क्या ये राहत दे चुका है, इस पर सवाल दिन भर उठते रहे। यह है रायपुर वक्फ बोर्ड का एक दावा। दुर्ग शहर की आधी जमीन पर दावा वक्फ ने ठोका था, जिसे आज तहसीलदार ने खारिज कर दिया है। इस पर एक रिपोर्ट देखें। यह दुर्ग शहर है जो छत्तीसगढ़ की आन बान और शान का प्रतीक है। आज दुर्ग शहर वासियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि राजस्व न्यायालय दुर्ग ने रायपुर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि दुर्ग शहर की आधे से ज्यादा जमीन उसकी है। आज जमीन पर दावा करने वाले सभी 7 आवेदन खारिज कर दिए गए। लगभग कुल जमीन इसका लगभग 13 एकड़ के आसपास था और हियरिंग के पश्चात तहसील न्यायालय से निराकरण भी किया गया और लगभग 7 प्रकरण खारिज किए जा चुके हैं 15/11/2022 की स्थिति में। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के दुर्ग शहर की आधी जमीन के दावे के बाद 15 नवंबर तक दावा आपत्ति मांगी गई थी, जिसके तहत केवल एक आवेदन पर कुल 1711 आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन आवेदक पक्ष की तरफ से इसके कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए। ऐसे में एक आवेदन के खारिज करने के साथ ही सारे 7 आवेदनों को खारिज कर दिया गया। तो आवेदन खारिज हुआ है। 7 आवेदन खारिज करने के बाद दावा आपत्ति को आधार इसका बनाया गया। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए कि जब इस पर विवाद बढ़ा तो वक्फ बोर्ड ने इस पर क्या वर्जन दिया, क्या कहा। हमने सिर्फ इतना किया था कि 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह का रिकॉर्ड को हमने अपडेट करने का नामांतरण या एप्लीकेशन लगाया था। तहसीलदार को इतना ही करना था कि नीचे से रिपोर्ट आती और रीनंबरिंग हो जाती, इसके सिवा कुछ नहीं था। ना तो हमने किसी का हक मारने की कोशिश की, ना कोई ज़मीन मांगा, ना कोई ज़मीन बढ़ा रहे हैं और ना कुछ इसके अतिरिक्त कर रहे हैं। तो अगर बात इतनी सिंपल है, अगर बात इतनी सुलझी हुई है, तो फिर इतने सारे लोग उद्वेलित क्यों हैं, गलती चूक कहां है। हाल के कुछ महीनों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों को लेकर कई विवाद हुए हैं। कैसे हैं ये विवाद और क्या है वक्फ बोर्ड, जरा इस बात को आज हम डिकोड करते हैं। वक्फ उस चल या अचल संपत्ति को कहा जाता है जिसको इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स दान कर देता है। इस संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है। ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आती है। साल 1954 में वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था। बात विवादों की करते हैं। तमिलनाडु में राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर अपना मालिकाना हक जता दिया, जबकि इस कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचैथराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर भी स्थापित है। यूपी में इस तरह का विवाद हुआ तो योगी सरकार ने वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच कराने का ऐलान कर दिया, फैसला कर लिया। साल 2020 में राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन तंत्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ के पास 6,16,732 पंजीकृत संपत्तियां हैं। और फिलहाल वापस अगर हम इसी मसले पर आए तो अगर वक्फ कहता है कि कुछ भी घटाया बढ़ाया अतिरिक्त नहीं किया है, तो क्या इस मामले में प्रशासन, तहसीलदार की कोई चूक है? क्या जिस पर दावा किया गया था उसी पर आपत्तियां नहीं मंगवाई गई? ऐसे कई प्रश्न हैं, हमने इस पर डिबेट भी की है, लेकिन अब इस पर जांच भी प्रशासन को ही करनी है। मामला खत्म हो गया है, लगता नहीं है, फौरी राहत मिली है। खबर अब छत्तीसगढ़ से ही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने जमकर ताकत भी दिखाई। ये 2 तस्वीरें कांग्रेस और बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की हैं। कांग्रेस बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भानु प्रतापपुर में हुआ, जहां उपचुनाव होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आज सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भानु प्रतापपुर में एक रैली निकाली। हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारे सरकार ने सेवा की, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीतेंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भिड़ंत हो रही है। बाजी कौन मारता है, इस बात का खुलासा 8 दिसंबर को होगा। तो
तो अब सवाल ये कि किसकी राह मुश्किल है, चुनाव में कौन सा फैक्टर है जो अहम है, डिकोड कर लेते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आप और जनता कांग्रेस ये अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे। तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आने को लेकर तमाम तरह की अटकलें थीं। आदिवासी सर्व समाज के अध्यक्ष जीवन ठाकुर ने आज नामांकन दाखिल किया। सर्व आदिवासी कांग्रेस और बीजेपी के त्रिकोणीय मुकाबले को क्या वाकई बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता दिख रहा। तीनों उम्मीदवार आदिवासी समुदाय से हैं। कहने का अर्थ यह है कि पहला पक्ष कांग्रेस पार्टी आरक्षण रद्द होने के मसले पर खुद का बचाव करेगा, दूसरा पक्ष विपक्ष बीजेपी आरक्षण के मसले पर कांग्रेस पर हमलावर रहेगी और तीसरा पक्ष सर्व आदिवासी समाज आरक्षण के मुद्दे पर पहले दोनों पक्षों पर हावी होने की कोशिश करेगा। दिलचस्प मुकाबला होगा, इतना तय है, लेकिन जीत किसको मिलती है ये आप पर है, भानु प्रतापपुर की जनता पर है, आदिवासी वर्ग के ऊपर है। और अब जोगी परिवार की बात करते हैं। जब जोगी पर जाति को लेकर प्रश्न लगा था, मामला लंबा खिंचा, अब उनकी बहू पर भी गलत जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा है। रिपोर्ट देखें। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की फैमिली फोटो है, जिसमें आपको अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की धर्मपत्नी ऋचा जोगी नजर आ रही हैं। इत्तेफाक की बात है कि ऋचा जोगी के साथ जो हो रहा है वैसा ही कुछ उनके ससुर के साथ हो चुका है। बात हम जाति विवाद की कर रहे हैं। दरअसल ऋचा जोगी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। खुद को अनुसूचित जनजाति की बताते हुए ऋचा ने ये जाति प्रमाण पत्र मरवाही उपचुनाव के समय शासन के पास जमा कराया। इधर ऋचा जोगी ने खुद पर हुई एफआईआर को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये उनकी ग्रसित मानसिकता को प्रमाणित करता है और मैं ये इस मानसिकता को कोर्ट में जाकर के चैलेंज करूंगी। 2021 में प्रमाणीकरण छानबीन समिति के अध्यक्ष ने ऋचा जोगी के गोंड अनुसूचित जनजाति के स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि जांच में पाया गया कि ऋचा जोगी के पिता क्रिश्चियन थे और समिति ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ये फैसला लिया। चलिए, अब इस मामले में फौरी तौर पर कुछ नहीं, लेकिन आगे जाकर वाकई जांच होकर क्या अदालत में कोई तथ्य पेश किए जाते हैं या ये केवल राजनीति में लंबा चिंगम की तरह खिंचेगा जैसा पिछली बार हुआ था, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राह पकड़ ली। भारत के मुसलमानों और डीएनए को लेकर अब खुलकर बीजेपी नेता अपनी बात रख रहे हैं। अखंड भारत और मुसलमानों को लेकर शिवराज के बयान का पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम सब भारत माता के सपूत हैं। मुगलों ने ताकत के दम पर धर्मांतरण किए, यही इतिहास है। हम सब भारतवासी हैं और हमारा डीएनए एक है। वहीं ग्वालियर की बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने भी कहा कि अखंड भारत का मिलना यानी संस्कृति का एक होना है। शेजवलकर ने कहा कि जो विभाजन हुआ वो अननेचुरल है। पाकिस्तान के लोग भी भारत माता के पुत्र थे और हैं। मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए हैं, भारत माता के ही पुत्र हैं। और ये धर्मांतरण हुआ है, मुगलों के समय धर्मांतरण हुआ है, ताकत के बल पे लोगों का बदला गया है, सारा इतिहास है। और उसके आधार पर ये कहा गया है कि हम सब इस देश के वासी और हमारा डीएनए एक है। विभाजन जो देश का हुआ वो एक तरह से अननेचुरल है। चाहे जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो लोग भी इस भारत माता के पुत्र हैं, पुत्र थे। दरअसल भोपाल में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन में कहा था कि अखंड भारत के लिए एक होना जरूरी है। अगर हम सब एक हो गए तो भारत विश्व पर राज करेगा। चलिए, अब जाहिर सी बात है कि ये बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हुई है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ये भी तय है कि इस पर जो बयान शुरू हुए हैं, वार शुरू हुए हैं, ये जल्दी खत्म नहीं होंगे। इसको भी विस्तार से जरूर डिकोड किया जाएगा। फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। करंट अफेयर से भरे शो के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको इंतजार रहेगा। अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।